मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। आई होप कि वही क्लास आप सभी की स्टार्ट हो गई है। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो एक कमेंट करके बताएंगे कि क्या आज ये क्लास शुरू हो चुकी है कि नहीं। तो अच्छा, ये कमेंट तो भैया हमारे पास ही नहीं आ रहे हैं अभी। कमेंट का करते हैं पहले कुछ, 1 सेकेंड। कमेंट कमेंट कमेंट। ओके, अब हमारे पास आ गया। हाँ क्या, हाँ अब आ गया कमेंट। गजाला, रामपाल जी, राहुल, ब्रजानंद, वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। अच्छा, ऑडियो वीडियो कैसी है एक बार बता देंगे, फिर हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आज शनिवार है तो आपको हमने वीकेंड पर थोड़ी असुविधा तो नहीं हुई आप सभी लोगों को है कि सैटरडे संडे ऑफ रहता था। जो क्लास वीक की बचती थी वो कवर करने काम आता है शनिवार इतवार का दिन, लेकिन नेक्स्ट वीक में मुझे एक आध दिन की छुट्टी रखनी पड़ेगी, घर जाना है। तो आपको नुकसान कम से कम हो तो हम अगले वीक भी सैटरडे को क्लास रखेंगे, और इस वीक तो आपकी क्लास आज हो ही रही है। राहुल कह रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भाई। तो ऑडियो वीडियो के बारे में बता दो, फिर चलते हैं आगे। सुमित, ललित, राजन, नमस्ते भाई सुमित, नमस्ते। चले आगे बढ़ जाएं। आज बेटा हम क्लास में पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है वेव्स, तरंगे। ठीक, तो बेटा हम तरंगों के बारे में बात करेंगे आज की क्लास में। ओ लोग के है, राहुल जी ने कह दिया, तो आगे बढ़ सकते हैं अभी हम। तो देखो, इसमें पहले हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे इसके अंदर हम लेवल उठाएंगे। तो शुरू में चीजें बहुत सारी आसान लगेंगी, पर धीरे धीरे इसमें लेवल बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, अगर कोई हमारे से एक छोटा बच्चा आके पूछे भैया वेव तरंग क्या है, बहुत ही आसान भाषा में बताना हो, तो हम कहेंगे भैया देखो, तरंग का मतलब होता है डिस्टरबेंस, विक्षोभ, हलचल का आगे बढ़ना। तो अगर आपको कोई डिस्टरबेंस, कोई हलचल आगे बढ़ती हुई दिखाई दे, आप उसे कह सकते हैं कि एक तरंग चल रही है। जैसे कि एक शांत पानी है तालाब का, उसमें आप एक पत्थर फेंक दो, तो पत्थर फेंकते ही पानी के अंदर एक डिस्टरबेंस चलनी शुरू हो जाएगी, एक विक्षोभ, एक हलचल चलनी शुरू हो जाएगी। तो तालाब के अंदर जो डिस्टरबेंस आगे बढ़ रही है, जो हलचल, जो विक्षोभ आगे बढ़ रहा है, उस डिस्टरबेंस को, उस विक्षोभ को हम क्या कह रहे हैं, वेव तरंग कह रहे हैं। ऐसे आप एक रस्सी लो, रस्सी का एक सिरा बांध दो दीवार में, एक अपने हाथ में ले लो। तो जैसे आप उस रस्सी को ऐसे करोगे तो रस्सी के अंदर आपको एक डिस्टरबेंस, एक हलचल दिखाई देगी। तो रस्सी के अंदर जो आपको डिस्टरबेंस दिख रही है, जो हलचल दिखाई दे रही है, वो हमारा क्या, वेव है, तरंग है। तो किसी मीडियम में, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो, सॉलिड हो, अगर आपको एक डिस्टरबेंस, एक विक्षोभ, एक हलचल, कुछ लहर सी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे, उसे आप वेव तरंग कह सकते हैं। तो आम भाषा में वेग क्या है कि एक डिस्टरबेंस का, एक विक्षोभ का आगे की तरफ बढ़ना, इसे हम वेव तरंग कह देते हैं। समझ रहे ना वेव को, रस्सी बांधी, रस्सी से झटका मार रहे हैं, जिम में नहीं करते लोग, रस्सी पकड़ के ऐसे करते हैं, तो रस्सी के अंदर आपने देखा होगा लहर सी पैदा होती है, एक डिस्टरबेंस पैदा होता है, तो उसे हम कह रहे हैं कि वेव बन गई। ठहरे पानी, पत्थर फेंका, पानी के अंदर आपको एक लहर दिखाई दी, एक डिस्टरबेंस चलते हुए दिखाई दिया, वो वेव तरंग है। अच्छा, अब हमें क्लास के अंदर दो तरह की वेव डिस्कस करनी है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक बेटा हम पढ़ेंगे क्लास में मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग, और एक पढ़ेंगे हम नॉन मैकेनिकल वेव। तो एक वेव जो हम क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं, इनका नाम है मैकेनिकल वेव्स। हिंदी में बेटा कहते हैं यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे। एक हम क्लास में पढ़ेंगे नॉन मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे, नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो एक मैकेनिकल है, एक नॉन मैकेनिकल वेव है, एक यांत्रिक तरंग है, एक अयांत्रिक तरंग है।
ठीक। अच्छा, दूसरा कि जो बेटा मैकेनिकल वेव हम किसे कहेंगे, नॉन मैकेनिकल किसे कहेंगे। आज के बाद जैसे आप मैकेनिकल वेव का नाम सुनो, आपको पता ना मैं 2 दिन से भी ये अपने जो यूट्यूब पे क्लास कराता हूं मैं, कैरियर गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पे रात के 9 बजे, उसमें हम 2 लास्ट क्लास से वेव के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर आप उस क्लास में आते होंगे, आपने वहां पे भी ये नाम सुना होगा। तो आज के बाद जैसे ही आप किसी क्वेश्चन में मैकेनिकल वेव का नाम सुने, यांत्रिक तरंग का नाम सुने, तो आपके दिमाग में फोटो बनना चाहिए कि मैकेनिकल वेव वो वेव है, वो तरंगे हैं जो केवल और केवल किसी मीडियम में, किसी माध्यम में ही चल सकती हैं। तो मैकेनिकल वेव जो है किसी मीडियम में ही ट्रेवल करती हैं। जैसे कि यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए एक माध्यम चाहिए, या तो सॉलिड में चलेंगी जैसे रस्सी में चल रही हैं, ये चलेंगे लिक्विड जैसे कि पानी में चल रही हैं, ये चलेंगे हवा के अंदर, गैसों के अंदर, जैसे कि साउंड आवाज हवा में ट्रेवल करता है। तो इन मैकेनिकल वेव को चलने के लिए एक मीडियम चाहिए। ये वेव वैक्यूम निर्वात में नहीं चल सकती। जैसे अगर आप और मैं चांद के ऊपर खड़े हो जाएं तो वहां पे हम बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी आवाज आप तक नहीं जाएगी, आप तक मेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि चांद पर तो क्या है, वैक्यूम में निर्वात है, वहां कोई एटमोस्फेयर है ही नहीं। तो वहां पे साउंड ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि साउंड को चलने के लिए मीडियम के थ्रू जा सकता है साउंड। तो मैकेनिकल वेव वो होती हैं जो केवल और केवल किसी मीडियम में ही ट्रेवल कर सकें। ये वैक्यूम में निर्वात में ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, यानी कि इन्हें चलने के लिए एक मीडियम चाहिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। यांत्रिक तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं। यांत्रिक तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं। मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। आगे लिखेंगे फॉर प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स, फॉर प्रोपेगेशन of mechanical waves, a material medium is required। यांत्रिक तरंगों के चलने के लिए, यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए, यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगों के चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। फॉर प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स ए मैटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। तो मैकेनिकल वेव वैक्यूम में नहीं चल सकती है, इनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक सिंपल सी बात हमें पता चल रही है। अच्छा, अगर आपको मैकेनिकल पता चल गया तो नॉन मैकेनिकल में इसका उल्टा करना है। भाई मैकेनिकल वेव वैक्यूम में नहीं चल सकते हैं, कि नॉन मैकेनिकल वेव हम उन्हें कहेंगे जो कि वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है, इनके लिए ऐसी दिक्कत नहीं है कि इन्हें चलना है तो मीडियम होना ही चाहिए। जैसे लाइट है, प्रकाश, भाई सूर्य से प्रकाश चल रहा है, अंतरिक्ष में होते हुए हमारे पास तक पहुंच गया, तो अंतरिक्ष में तो वैक्यूम निर्वात है, और जब एटमोस्फेयर में आ गया तो एयर में भी चलता है, पानी में भी चलता है, कांच में भी चलता है। तो नॉन मैकेनिकल वेव वो हैं जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लें, जिनके साथ ये नहीं है कि जिन्हें चलने के लिए मीडियम चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे हम नॉन मैकेनिकल वेव्स कैन ट्रेवल इवन इन वैक्यूम। अयांत्रिक तरंगे निर्वात में भी चल सकती हैं। फॉर प्रोपोगेशन ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव्स ए मेटल मीडियम नेसेसरली इज नॉट रिक्वायर्ड। अयांत्रिक तरंगों के चलने के लिए माध्यम होना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। माध्यम है तो बढ़िया है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि और बढ़िया अगर ना हो तो। फॉर प्रोपेगेशन ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव्स
ए मेटेरियल मीडियम, ए मेटेरियल मीडियम इज नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड। अयांत्रिक तरंगों के चलने के लिए माध्यम होना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। अयांत्रिक तरंगों के अयांत्रिक तरंगों के चलने के लिए अयांत्रिक तरंगों के चलने के लिए माध्यम होना ही चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं है। यानी अभी मैंने आपको केवल, जब मैंने कहा कि हम दो तरह के वेव क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव, केवल दो तरह के वेव मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो इससे मैंने आपको ये बोला कि जब भी हम आज के बाद मैकेनिकल वेव नाम सुनेंगे तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यांत्रिक तरंगें होती हैं जो निर्वात में नहीं चल सकती हैं, इन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होगी ही होगी। तो इसका भी आप दिमाग में एक फेमस एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हैं, साउंड, ध्वनि, आवाज। कि साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है, साउंड कभी वैक्यूम में नहीं चल सकता। नॉन मैकेनिकल वेव जैसे मैं बोलूंगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अयांत्रिक तरंगें वो हैं जो निर्वात में भी चल सकती हैं। अयांत्रिक तरंगों के चलने के लिए माध्यम हो ही, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि अगर माध्यम नहीं भी होगा तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये निर्वात में भी चल सकती हैं। इसके लिए आपके दिमाग में फेमस एग्जांपल आना चाहिए लाइट, प्रकाश का। यानी कि जो लाइट है वो नॉन मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में आएगी और जो साउंड आएगा वो मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में आएगा। तो मैं बताऊं कि यहां तक की बात अभी तक आपको समझ में आ रही है। मैकेनिकल सुनते ही जो कि मीडियम में ही चलेंगे, वैक्यूम में नहीं चल सकती। नॉन मैकेनिकल यानी कि जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। यहां तक की बात क्लियर है। तो फिर हम पहले मैकेनिकल वेव को पकड़ेंगे, इसका पूरा डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे और फिर नॉन मैकेनिकल वेव का। यहां तक बताओ, आई बात समझ में सभी को? ये अगर क्लियर है तो फिर हम मैकेनिकल वेव को उठाते हैं। तो यहां तक बताओ कि ये इतना तो याद रख लोगे ना। अब आएंगे हम मैकेनिकल वेव्स, अयांत्रिक तरंगों पर। भाई रिप्लाई वप्लाई करते रहा करो जब पूछा जाए तुम्हारे से। फिर कमेंट आने बंद हो गए आप लोगों के। कमेंट में क्या दिक्कत आ रही है? हम्म। चेक करना पड़ेगा फिर मोबाइल में। हम्म। अच्छा, मैकेनिकल में यांत्रिक है, सॉरी गलती से लिखा गया है। ये लग रहा है कि आप लोगों का जो है ये, भाई बताया करो ना, मैं फिर मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग लगता है कई बार कमेंट नहीं आ रहे, तो जो पूछा जाए उसका रिप्लाई करना है। तो मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंगे पढ़ने वाले हैं अभी हम, ठीक है। यांत्रिक तरंगे, ठीक है। अच्छा, मैकेनिकल वेव के बारे में अभी हमें केवल एक लाइन पता है कि मैकेनिकल वेव वो हैं जो कि निर्वात में नहीं चल सकती हैं, इन्हें चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता है। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं पता। अब इस मैकेनिकल वेव को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ये मैकेनिकल वेव बेटा होते हैं दो टाइप की। एक को हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग, और एक को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्घ्य तरंग।
तो एक हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंगे, एक हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्घ्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है, एक मैकेनिकल और एक नॉन मैकेनिकल, एक यांत्रिक तरंगे और एक अनुप्रस्थ। ठीक है, दो तरह की वेव हमें पढ़नी है। अच्छा, पहले हम आते हैं ट्रांसवर्स वेव पर, अनुप्रस्थ तरंगों पर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे क्लास में जिन्होंने बीएससी भी कर ली होगी, 12th में साइंस रही होगी, उसके बाद भी उन्हें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में फर्क ही नहीं पता है। इन्हें देखो समझने की कोशिश करते हैं। देखो देखो ट्रांसवर्स वेव कौन सी है। आप एक रस्सी लो, उस रस्सी का एक सिरा बांध दो दीवार पर, एक अपने हाथ में पकड़ो, रस्सी को टाइट खींच लो। जैसे मैं बोलूंगा ना, ऐसे दिमाग में वीडियो बनाना, रस्सी आपने टाइट खींच रखी है। अब इस रस्सी पे कुछ मार्कर से काले काले निशान बना लो। एक निशान यहां बनाया, एक थोड़ा सा आगे, एक थोड़ा आगे। आपने इस रस्सी पे बहुत सारी काली काली डॉट बना ली है। अब आपने क्या किया, इस रस्सी को पकड़ा ऐसे, तो हल्का झटका दो। झटका देते आपको रस्सी के अंदर आपको एक डिस्टर्बेंस दिखेगा, एक लहर दिखेगी। लेकिन जब आप रस्सी में से कर रहे होंगे ना, तो आप एक चीज पे ध्यान देना, जो आपने काले काले निशान बनाए इस रस्सी पे, किसी काले निशान को देखना, वो काला निशान आपको वहीं के वहीं ऊपर नीचे उठता हुआ दिखेगा। उसके बगल वाला निशान भी आपको ऊपर नीचे उठता हुआ दिखेगा, और उसके बगल वाला भी। यानी कि जब रस्सी के अंदर एक डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है, तो रस्सी के ऊपर आपने जितने भी काले निशान बनाए थे, वो सारे के सारे ऊपर नीचे हिल रहे हैं। यानी रस्सी जिन कणों से मिलकर बनी है, जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है, वो सारे के सारे पार्टिकल ऊपर नीचे हिल रहे होंगे। तो जिस मीडियम में वेव बनी, जिस माध्यम में तरंग बनी, तो उस मीडियम के पार्टिकल अगर ऊपर नीचे हिले, अप एंड डाउन वाइब्रेशन करें, तो ऊपर नीचे हिलने से जो तरंगे पैदा होती हैं, उन्हें हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो जिस भी मीडियम में एक लहर आपको दिख रही है, और जिस मीडियम में लहर बन रही है, और लहर बन कैसे रही है, उस मीडियम के पार्टिकल के, उस माध्यम के कणों के ऊपर नीचे हिलने की वजह से, वो हमारी कहलाएगी अनुप्रस्थ तरंग। जैसे कि ये मान लो कि बेटा वेव की डायरेक्शन है, ये रस्सी को आपने झटका दिया और आपको लहर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है इस तरफ को। तो रस्सी पे आपने जो काले निशान बनाए हैं, जो रस्सी के आपने कुछ पार्टिकल चूज किए हैं, तो आपको दिखेगा कि पार्टिकल जो है ऊपर नीचे आपको हिलते हुए दिखाई देंगे, ऊपर नीचे। ये कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, और अप एंड डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। और ये क्या बेटा, वेव की डायरेक्शन। जो मैंने तीर का निशान बनाया ना, ये वेव की डायरेक्शन है। ठीक है, तो वेव की दिशा है ये, और जिस मीडियम में तरंगे पैदा हो रही हैं, उस मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे हिल रहे हैं। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि यदि माध्यम के कण ऊपर नीचे कंपन करें, ऊपर नीचे ओसिलेट करें, तो कौन सी तरंग पैदा होगी, अनुप्रस्थ। लेकिन पेपर में ऊपर नीचे शब्द नहीं लिखता, वो एक टेक्निकल शब्द का यूज करेगा, उस पर आप ध्यान देना। भाई देखो, ये बेटा वेव की डायरेक्शन है, पार्टिकल ऊपर नीचे हिल रहा है। यानी कि अगर आप देखें, जो पार्टिकल जो है कितना डिग्री का एंगल बना के हिल रहा है, 90 डिग्री का। तो पार्टिकल्स 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो 90 डिग्री का मतलब हो गया, इसे हम क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर, लंबवत। तो पेपर में बोलेगा कि जिस मीडियम में वेव पैदा हुई, और उस मीडियम के कण, उस मीडियम के पार्टिकल तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करें, तरंग की दिशा से 90 डिग्री का कोण बनाकर परपेंडिकुलर वाइब्रेट करें, तो कौन सी वेव पैदा होगी, ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स वेव में माध्यम के जो कण होते हैं, तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इन, लिखेंगे इन ट्रांसवर्स वेव, इन ट्रांसवर्स वेव particles of medium, particles of medium oscillate, particles of medium oscillate perpendicular to, in transverse wave particles of medium oscillate perpendicular to wave direction। हिंदी में लिखेंगे अनुप्रस्थ तरंगों में, अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण, अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण,
तरंग संचरण की दिशा के माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। यानी आपको क्या ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर, लंबवत सब ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर। अगर आप इसके एग्जांपल लिखना चाहें, ये हम जो एग्जांपल लिख रहे हैं ये लिख रहे हैं मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव के। तो यानी कि मैकेनिकल वेव कौन सी होती है, जो मीडियम में चले, और ट्रांसवर्स का मतलब है कि वेव जिस मीडियम में चल रही है उस मीडियम के कण, उस मीडियम के पार्टिकल तरंग की दिशा के लंबवत कंपन कर रहे हैं। ठीक है, इसका बेटा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेव्स इन स्ट्रिंग, रस्सी में उत्पन्न तरंगे, वेव्स इन स्ट्रिंग। तो जो आपको रस्सी में तरंग उत्पन्न होती हुई दिख रही है ना, कि रस्सी को आपने एक सिरा पकड़ के झटका मारा तो रस्सी के जो पार्टिकल है ऊपर नहीं चलते हैं। या आप क्या करो, शांत पानी है उसमें एक पत्थर फेंक दो, तो पानी के अंदर एक डिस्टर्बेंस पैदा होगा, एक वेव पैदा होगी। तो वो वेव जब पैदा होगी ना पानी के अंदर, आप देखना ध्यान से, तो पानी जो है ना वहीं के वहीं ऊपर नहीं चलता रहता है। अगर ठहरे पानी में कोई पत्ता पड़ा हो और पत्थर फेंक देना ठहरे पानी में, तो पत्ता वहीं के वहीं, या कोई प्लास्टिक की बोल पड़ी होगी ना वहीं के वहीं ऊपर नहीं चलती रहेगी, क्योंकि जब पानी के अंदर भी तरंगे पैदा होती हैं तो पानी के पार्टिकल ऊपर नीचे उड़ रहे होते हैं। तो वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे। तो रस्सी में उत्पन्न तरंगे हों, वेव्स इन स्ट्रिंग रस्सी में उत्पन्न तरंगे हों, या वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे हों, ये कौन सी वेव होती है हमारी, ट्रांसवर्स, ये हमारे होते हैं अनुप्रस्थ। और याद रखना, ये जो ट्रांसवर्स वेव है ना, ये या तो सॉलिड में ही पैदा हो सकती हैं, या ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, जल की सतह पर, मतलब तरल की सतह पर, अंदर नहीं, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, तरल की सतह पर। तो या तो ठोस में पैदा होती हैं, या ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, तरल की सतह पर, इसके अलावा कहीं और पैदा नहीं होंगी। ठीक है, नहीं। मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव लिक्विड में भी सरफेस पे पैदा होती हैं, या सॉलिड पे, गैसों के अंदर नहीं होंगी। तो जिस क्योंकि मीडियम के जो पार्टिकल है, माध्यम के जो कण है, तरंग की दिशा के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करने चाहिए। ऐसा वाइब्रेशन या तो सॉलिड के अंदर देखने को मिलता है, लिक्विड की सरफेस पर। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अगर आपने इस बात को समझ लिया है तो लॉन्गिट्यूडनल समझना आपके लिए और आसान रहेगा। जितनी मेहनत आपने इसमें करी तो उसका हम फायदा उठाएंगे लॉन्गिट्यूडनल में। देखो बेटा, अब जिस मीडियम में वेव पैदा हो रही है, जिस माध्यम में तरंग पैदा हो रही है, जिसमें आप डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है, अगर उस मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे ना हिलकर आगे पीछे हिले, आगे पीछे, तो पार्टिकल्स के आगे पीछे हिलने से जो वेव पैदा होती हैं वो होती है लॉन्गिट्यूडनल, वो होती है हमारे पास बेटा अनुदैर्घ्य। आगे पीछे हिलने की वजह से वो लॉन्गिट्यूडनल होंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, आप मेरे सामने खड़े हैं, मैंने कहा हेलो, तो जब साउंड मेरे पास से आपके पास में जाएगा ना, तो बीच में किसके थ्रू जाएगा, एयर के थ्रू। तो एयर के पार्टिकल आगे पीछे हिल रहे होते हैं, वो अपनी एनर्जी देंगे, अगले पार्टिकल को धक्का मारेंगे, वो आगे पीछे हिलेंगे, फिर वो अपने से अगले वाले को करते 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 एनर्जी आपके कान के पास पहुंच जाएगी। तो अगर किसी मीडियम में एक वेव पैदा हो रही है, ये वेव की डायरेक्शन है, और ये पार्टिकल है, अगर ये पार्टिकल आगे पीछे हिल रहे हैं, बैक एंड फोर्थ, तो पार्टिकल के आगे पीछे हिलने से कौन सी तरंगें पैदा होती है, लॉन्गिट्यूडनल। तो यहां पे लिखेंगे हम, या फिर पेपर में आगे पीछे नहीं लिखेगा, बैक एंड फोर्थ नहीं लिखेगा, वो क्या कहेगा, भाई ये वेव की डायरेक्शन है, पार्टिकल आगे पीछे हिल रहा है, यानी कि जो पार्टिकल है वो वेव की डायरेक्शन के पैरेलल हिल रहे हैं, उसके समानांतर। तो अगर आपसे कह दे कि जिस मीडियम में वेव पैदा हो रही है, तो वेव की जो डायरेक्शन है, जो मीडियम के पार्टिकल है, अगर वो वेव की डायरेक्शन में ही आगे पीछे हिले, वेव की डायरेक्शन के पैरेलल वाइब्रेट करें, तो कौन सी तरंग पैदा होगी, लॉन्गिट्यूडनल। लिखेंगे इन लॉन्गिट्यूडनल वेव, इन longitudinal waves, the particles of medium oscillate parallel to wave direction। हिंदी में लिखेंगे अनुदैर्घ्य तरंगों में
अनुदैर्घ्य तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर गति करते हैं या समानांतर दोलन करते हैं। तो समानांतर, ठीक है, तो इसमें होगा तरंग संचरण की दिशा के समानांतर, वहां पे क्या था, लंबवत। इसका बेटा फेमस एग्जांपल क्या हमारे पास, साउंड, ध्वनि। ध्वनि चलती वायु में ये इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है। और ये हमारे बेटा सिलेबस में है साउंड। तो पेपर में आपके यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि साउंड किस तरह की वेव है, तो वहां पे लिखा होगा साउंड होती है मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी कि साउंड जो है केवल मीडियम में चल सकता है। जब साउंड मीडियम में चल रहा होगा तो मीडियम के पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहे होंगे, कैसे कंपन कर रहे होंगे, कैसे गति कर रहे होंगे, तरंग की दिशा में ही आगे पीछे हिल रहे होंगे, यानी कि तरंग की दिशा के समानांतर कंपन कर रहे होंगे। और ये बेटा जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है सॉलिड में भी पैदा हो सकती हैं, सॉलिड में भी चल सकती हैं, लिक्विड में भी और गैसों में भी, ये तीनों में। लेकिन जो मैकेनिकल ट्रांसवर्स हैं ये केवल सॉलिड में चल सकती हैं या लिक्विड की सरफेस पर, जबकि लॉन्गिट्यूडनल जो मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल है, ठोस हो, तरल हो, गैस हो, सभी में चलेंगी। ठीक है भाई, कार्तिक रोज एक ही क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाएगा क्लास में ना, कि अब तुम्हारा मन करे तुम क्लास में आ जाओ। अगर तेरा अगला कमेंट आया भगा दूंगा क्लास से। हर क्लास में एक ही नाटक, कितनी क्लास होंगी, कितनी होगी, हर क्लास में 15 मिनट इसी भी खराब करो, हद ही कर दिया, मूर्खता की कोई मतलब सीमा ही नहीं रही। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, इसे ध्यान से बताना। कितनी क्लास पढ़ना लिखना है नहीं, क्लास पहली कर ली तूने पूरी, कितनी क्लास बची है, जो सारी क्लास करके आया हो। हर क्लास में 15 मिनट खराब कराएंगे सेम क्वेश्चन पे। तो एक क्वेश्चन करना है ध्यान से, एक क्वेश्चन बेटा आपको बताना कि ऑप्शन सी और डी में से कौन सा ठीक है। दोनों ही सही है कि दोनों गलत हैं, सी और डी, तो ध्यान से देखो। हमारे पास विजय का आंसर को ठीक आया, राजन का गलत है, शुभम का बिल्कुल ही गलत, सबसे गलत आंसर आया शुभम का क्लास में। ललित का सही है, बस इन्हें रोंग की स्पेलिंग लिखनी नहीं आ रही, इसका मतलब कि इंग्लिश बेटा कमजोर है। ललित तुम्हारी एसएससी की तैयारी तो नहीं कर रहे हो, एसएससी में इंग्लिश आती है, रेलवे में तो चल जाएगा मामला। अगर इंग्लिश कमजोर हो, रेलवे है ही रामबाण उन बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश कमजोर है। कुंदन भी देखो तुम्हारा ही भाई है, सुधीर का एकदम ठीक है, आपका आंसर सही है, साइंस ठीक है तुम्हारी, बस इंग्लिश ही कमजोर है। देखो बेटा दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। अगर आप पहला वाला पढ़ेंगे, इसमें लिखा है यदि माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा में लंबवत दोलन करते हैं, तो माध्यम के घटक का मतलब है कि माध्यम जिन कणों से मिलकर बना है। यदि माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करेंगे, तो बेटा लंबवत दोलन करने से तो अनुप्रस्थ तरंगे पैदा होती हैं, अनुदैर्घ्य कह रहा है तो गलत हो गया। यदि माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा के साथ दोलन, बेटा अगर तरंग की दिशा में ही दोलन करेंगे तो अनुदैर्घ्य तरंग होती है, अनुप्रस्थ कह रहा है तो ये भी गलत हो गया।
भाई देखो, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन से जब ऑसिलेशन होते हैं परपेंडिकुलर, तो ट्रांसवर्स वेव पैदा होती है, लॉन्गिट्यूडनल कह रहा है इसलिए गलत हो गया। और वेव की डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो तो आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, यहाँ पे ट्रांसवर्स कह रहा तो ये भी गलत हो गया। सुधीर, रामपाल, शुभम, कुंदन, राजन, कार्तिक, ठीक है ना, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, सी भी और डी भी। भाई क्या हुआ आर्थिक, कार्तिक तुम तो आंसर दे रहे हो, तुम तो पूछने आए थे कि कब खत्म होगा, है ना, तुम्हारा ध्यान तो इन चीजों में ज्यादा है, कब खत्म होगा, क्यों फर्जी परेशान हो रहे हो तुम। आंसर वांसर दोगे, क्लास में टाइम से आओगे, पढ़ाई कर लोगे, है ना, ज्यादा ज्ञान हो जाएगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। हर 2 मिनट में एक बच्चा, कब खत्म होगा, कितनी क्लास है, कितने बचा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसमें एक शब्द को हम पकड़ेंगे, साउंड ध्वनि। तो ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साउंड। ये अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो बिहार के बीपीएससी वगैरह का जिसका पेपर है ना 10 जून को, अगर कोई बच्चा ऐसा भी है क्लास में, ये चैप्टर बेटा ध्यान से पढ़ के जाना। एक क्वेश्चन की पूरी पूरी संभावना है कि आपको इस पूरे चैप्टर से एक क्वेश्चन मिल जाए, वेव चैप्टर से। तो और आसानी क्वेश्चन होगा, अगर आप केवल क्लास पढ़ लेंगे, ले लेंगे, तो भी आपका काम बन जाएगा, है ना। और आपके यहाँ पे जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में तो लिखा ही है, सिलेबस में है ये। तो मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स में हमारे यहाँ पढ़ा जाता है रेडियो एक्टिविटी, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभ के विखंडन, नाभ के संलयन, रेडियो एक्टिविटी, ये सब केमिस्ट्री में यहाँ पे डाल रखा है टॉपिक में। तो मॉडर्न फिजिक्स का जो पार्ट है रेडियो एक्टिविटी वाला, वो आप 100% पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर, है ना। हाइड्रोजन बम किस पे काम करता है, न्यूक्लियर बम किस पे काम करता है, ये सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे आप वहां पे, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो बेटा, साउंड जो है, सबसे पहले साउंड के बारे में अगर महानुषों के पूछे कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है, अगर आपको साउंड ध्वनि सुननी है तो इसे पैदा कैसे करें, तो आप कहेंगे भैया साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से, कंपन करने से। जैसे कि आप एक थाली लो, उसमें चम्मच मारना शुरू कर दो, जब आप चम्मच से थाली को पीटते हैं तो ढब ढब की आवाज आती है ना, क्यों आती है, जब आप चम्मच से थाली को पीटेंगे तो थाली की स्किन वाइब्रेट करने लगेगी। ढोलक है, आप उस पर हाथ मारते हैं, ढब की आवाज आती है, कि ढोलक की स्किन वाइब्रेट करती है। आप गिटार का तार पकड़ के छोड़ देते, टिन आवाज आएगी, कब तक, जब तक वो तार वाइब्रेट कर रहा होगा। हम बोल रहे हैं हेलो, हमारे गले में जो कंठ होता है, लेरिंग्स या वोकल कोड के अंदर होता है, वोकल कोड हमारे गले में जो वाइब्रेट करती है, तो वोकल कोड के कंपन करने से, वाइब्रेट करने से साउंड पैदा होता है, ठीक है। सर काजल मैम केमिकल बॉन्ड नहीं पढ़ाती हैं केमिस्ट्री में, हेल्प मी। भाई ये तो देखो आप मैडम से बात करो, केमिस्ट्री का मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि केमिस्ट्री में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 2-4 को छोड़ के इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, तो ये केमिकल बॉन्ड है क्या, इससे तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे साउंड में कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड, देखो और मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोई अगर आपको सब्जेक्ट में कोई समस्या है, कुछ बात है, ठीक है, तो वो आप उसी टीचर से बात किया करो, है ना, तो बाकी अदर क्लास में मत किया करो। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं के कंपन करने से ध्वनि उत्पन्न होती है, वस्तुओं के कंपन करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड, द साउंड के बारे में सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है कि साउंड कैसी वेव है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल। साउंड इज ए मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है, ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है। ये बिहार का फेवरेट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में भी आ रखा है ये कि साउंड कैसी वेव है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल, यांत्रिक अनुदैर्घ्य। 3-4 बार अलग अलग पेपर में बिहार वाले से अलग अलग तरीके से पूछ चुके हैं क्वेश्चन को।
साउंड क्या है? मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। तीसरा, साउंड बेटा अगर मैकेनिकल वेव है यानी कि साउंड केवल कहां चल सकता है? मीडियम में, वैक्यूम में नहीं चलेगा। थर्ड लिखेंगे, साउंड कैन ट्रेवल, साउंड कैन ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस बट नॉट इन वैक्यूम। ध्वनि, ध्वनि ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में चल सकती है। ध्वनि ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में चल सकती है, चल सकती है, किंतु निर्वात में नहीं। तो यहां तक की बात तो हम पहले कर ही चुके हैं। और जो फोर्थ पॉइंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। तो थर्ड पॉइंट से हम एक बात पर चलिए कि साउंड जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों माध्यम में चल सकता है। ध्वनि ठोस, तरल और गैस तीनों मीडियम में, वैक्यूम में नहीं चलेगी। तो साउंड सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में चल तो सकता है, पर सबसे तेज कहां चलता है ये आपको बताना है कि साउंड जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस में से सबसे तेज कहां चलता है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज एक युक्ति है जो किसी अननोन प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। हाँ, तो सब बच्चों बढ़िया आंसर आया। कुंदन, सुजाता, मनीषा, शिवम, विजय, शुभम, राजन। एक राजन का गलत है, बाकी सबका ठीक है। बेटा साउंड सबसे तेज चलता है सॉलिड में, उससे धीरे लिक्विड, सबसे धीरे गैस में। स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की जो चाल होती है ना, स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल। तो साउंड के बारे में अगर हम बात करें तो साउंड सबसे तेज चलता है, जैसे रामपाल जी हम बता रहे हैं कि साउंड सबसे तेज चलता है ठोसों में, उससे धीरे चलता है लिक्विड, तरल में, और सबसे धीरे चलता है गैस में। ठीक है। सॉलिड में अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं स्टील का, लिक्विड में एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का, और गैस में ले लेते हैं एयर का। तो स्टील में साउंड की स्पीड जो है बेटा लगभग है 5550 मीटर पर सेकंड, वाटर में लगभग 1500 के आसपास होती है, और एयर में होती है 343। ये मैं 22 डिग्री टेम्परेचर पर ले रहा हूं। अगर आप लेंगे जीरो पे तो एयर में 332 आ जाएगी। ठीक है। तो टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, आगे आएगा भी। तो अभी के लिए आप मोटा मोटी याद रख सकते हैं कि स्टील में साउंड की स्पीड जो है 5550 यानी कि 5500 मीटर के आसपास है, लिक्विड में 1500 के आसपास है, और गैसों में 343 के आसपास है ना। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों का। अब देखो, हमें अगर आगे वेव को समझना है तो हम वेव के लिए काम करते हैं, थोड़ा सा वेव के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे क्लास में, कुछ बेसिक सी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल लेके बता रहा हूं, अनुप्रस्थ तरंग का वेव स्ट्रक्चर के बारे में। हम एक अनुप्रस्थ तरंग का एग्जांपल लेकर वेव स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे।
तो बेटा आपने कभी बुक में, किताबों में अगर कभी आपने किसी वेव को बना हुआ देखा हो, तो वेव का स्ट्रक्चर हम कुछ ऐसे बनाते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। ये बच्चा कह रहा सर कल मेरा सीडीएस का पेपर है, आपने जितना पढ़ाया है उतना मैंने कर लिया है। कौन सा बैच आपका, 24 है कि 25 है रोहन? इसमें वेव वाली क्लास ना आज की देख लेना यार, सीडीएस में ना वेव वगैरह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे क्वेश्चन आ जाता है ना। एक बार 21 अप्रैल को है ना इसका। एक आपकी क्लास में हीट और बचा है ना, 2 चैप्टर बचे हैं। चलो कोई नहीं, जितना इतना तो करके जाओ ही। अब यहां देखना, ये बेटा मैं एक वेव का स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूं। आप कहेंगे सर जब भी हम किताबों में देखते हैं या टीचर बोर्ड पे बनाता है तो वेव को ऐसे क्यों बनाता है, सांप की तरह? अभी आपने बताया अगर किसी मीडियम में वेव बनेगी, किसी मीडियम में अगर डिस्टर्बेंस चलेगा, तो उस मीडियम के जो पार्टिकल अगर वो ऊपर नीचे हिलेंगे तो ट्रांसवर्स वेव होगी, अनुप्रस्थ तरंग, और पार्टिकल आगे पीछे हिलेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल। तो पार्टिकल तो ट्रांसवर्स वेव में, जैसे एक रस्सी में तरंग पैदा हुई, तो उस रस्सी के जितने भी पार्टिकल हैं सारे के सारे वहीं के वहीं ऊपर नीचे हिल रहे होते हैं। तो फिर हम ऐसे क्यों बनाते हैं? जो इसका मतलब समझने की कोशिश करना है क्या। देखो बेटा यहां से यहां तक एक हिस्सा ऊपर गया, एक नीचे गया, ये आपको एक दोलन, एक ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे समझना। तो वो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगों में, ट्रांसवर्स वेव में जो मीडियम के जो पार्टिकल हैं, जिस मीडियम में वेव पैदा हुई, चाहे रस्सी हो चाहे पानी हो, जिस मीडियम में वेव पैदा हुई, इस मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे हिलते हैं। तो बेटा मान लो कि पार्टिकल अभी यहां पर है, ये इसकी मीन पोजीशन माध्यावस्था है, शांति से यहां बैठा हुआ है। अब ये पार्टिकल जब ऊपर नीचे हिलेगा तो क्या करेगा, ये पार्टिकल एक हाइट तक ऊपर जाएगा, फिर वापस वहीं आएगा, फिर नीचे जाके वापस आएगा। तो इसका एक ऑसिलेशन पूरा हो गया। तो एक ऑसिलेशन में से ऊपर भी जाना है और नीचे भी आना है। अरे सारी चीज आ जाएंगे, कुंदन भाई पढ़ ले, पूरा टेम्परेचर नहीं 5-6 इफेक्ट पढ़ाएंगे ना, तो जो पढ़ाया जा रहा है पहले उस पर ध्यान दो। टेम्परेचर की स्पेलिंग आप सही लिख नहीं पा रहे हो, है ना, बार बार एक ही कमेंट कर रहे हो, शांत हो जाओ। और मैंने कहा भी थोड़ी देर पहले अभी कि 343 पे साउंड की स्पीड है, 322 डिग्री पे 343 है और 0 पे 332 होगी। हमने कहा कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है वो आगे आएगा भी, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हो, बस अपने कमेंटबाजी शुरू कर देते हो। अब एक ऑसिलेशन में पार्टिकल हमारा ऊपर नीचे हिलेगा, तो पार्टिकल ऊपर जाएगा एक हाइट तक, वापस वहीं आएगा, फिर नीचे जाके वापस वहीं आएगा। एक ऑसिलेशन हमारा पूरा हो गया। तो बेटा देखो, जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं बोर्ड पर, ये स्ट्रक्चर हमें सेम यही बात बता रहा है जो मैंने आपको बताई है। ये बता रहा है कि मान लो आपके पार्टिकल की मीन पोजीशन थी, ये पार्टिकल आपका ऊपर उठ रहा है, एक हाइट तक ऊपर जाएगा, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, फिर वापस वहीं के वहीं आएगा, फिर ये पार्टिकल नीचे आ रहा है, फिर वापस वहीं आ गया। भाई जहां से चला था वहीं के वहीं आ गया, लेकिन बस ये पॉइंट यहाँ की जगह यहाँ क्यों आ गया, क्योंकि टाइम बदल गया ना। ये बेटा यहाँ पे हमने टाइम लिखा हुआ है, इस एक्स एक्सिस पे होता है टाइम, यानी कि अभी पार्टिकल आपका 12:01 पे यहाँ पर है, 12:02 पे यहाँ, 3 पे यहाँ, 4 पे वापस है, और 12:05 वापस वहीं आ गया। तो पहले 12:01 पे था यहाँ पे, अब 12:05 पे है, तो पार्टिकल वहीं के वहीं आ गया है, बस ये टाइम चेंज हुआ है। अच्छा, अब आपका पार्टिकल बेटा जो ऊपर जा रहा था, एक हाइट तक ऊपर गया, वापस वहीं आया, अब नीचे जाके वापस आएगा। अब आपका पार्टिकल नीचे जा रहा है, एक गहराई तक नीचे जाएगा, फिर वापस वहीं आ जाएगा। तो ये जो आपको इतना पार्ट मैंने दिखाया, एक आपको कंप्लीट ऑसिलेशन बता रहा है कि समय के साथ में पार्टिकल कैसे कैसे एक हाइट तक ऊपर जा रहा है, फिर वापस वहीं आ रहा है, फिर नीचे की तरफ गया और फिर वापस वहीं के वहीं आ गया। एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है। अब लगातार पार्टिकल तो ऑसिलेट कर ही रहे हैं, तो इसलिए आपको मैंने कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखा दिया कि लगातार ऑसिलेशन तो चल ही रहे हैं। अब आप इस वेव में क्या करो, जैसे कि एक बेटा मेरे पास कंप्लीट ऑसिलेशन ये है, एक ऑसिलेशन को मैं इससे दिखा देता हूं, ये तो आप क्या करो, इस वेव में 2 पॉइंट ले लो जो बिल्कुल सेम फेज पे हो, सेम फेज वाले 2 पॉइंट। सेम फेज वाले का मतलब ये है कि जैसे ये बिल्कुल टॉप वाला हिस्सा है, ऐसे ये भी बिल्कुल टॉप वाला हिस्सा है, तो हम कहेंगे कि दोनों पॉइंट जो है सेम फेज में है, समान कला में है। ऐसे बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है इस वाले ऑसिलेशन में, और यहाँ पे नीचे वाला ये है, तो ये दोनों भी सेम फेज में कहलाएंगे। ऐसे बेटा, तो यहां से वेव ने चलना शुरू किया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, अब यहां से चलना शुरू किया, तो ये दोनों भी सेम फेज में है। तो अब 2 सेम फेज वाले कोई भी पॉइंट ले लो, उनके जो बीच की दूरी होती है ना, समान कला वाले बिंदु के जो बीच की दूरी होती है, उसे हम कहते हैं उस वेव की वेवलेंथ, उसकी तरंग दैर्घ्य। तो वेवलेंथ क्या होती है, 2 समान कला वाले, 2 सेम फेज वाले लगातार वाले पॉइंट लेने हैं। सेम फेज में तो ये और ये भी है, पर लगातार वाले, तो लगातार वाले सेम फेज वाले जो पॉइंट के बीच की दूरी है उसे हम वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अच्छा, जो बिल्कुल सबसे टॉप वाला पॉइंट होता है किसी ट्रांसवर्स वेव में,
इसे बेटा कहा जाता है क्रस्ट, इसे हम कहते हैं सरंग या शीर्ष भी कह देते हैं इसे, ज्यादा अच्छा नाम है इसका क्रस्ट, इंग्लिश में, हिंदी में सरंग। जो नीचे वाला पॉइंट है हम कहते हैं ट्रफ, गरत। ये होता है ट्रफ। गरत। बेटा आप दो सेम फेज वाले पॉइंट ले लो, दो लगातार क्रस्ट ले लो या दो लगातार ट्रफ गरत ले लो, ये दोनों सेम, ये वाले ये दोनों सेम फेज में ही है, इनके बीच की दूरी कहलाएगी वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि दो समान कला वाले या दो सेम फेज वाले जो कंजेकेटिव लगातार वाले पॉइंट के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ। ये आपसे बोल देगा कि दो लगातार क्रस्ट या ट्रफ के बीच की दूरी, तो दो लगातार सरंगों या दो लगातार गरतों के बीच की दूरी कह रहा हूं, लगातार सरंग या लगातार गरत के बीच की दूरी। लेकिन एक सरंग और एक गरत के बीच की दूरी वेवलेंथ नहीं बनेगी, लगातार सरंग और गरत के बीच की दूरी वेवलेंथ नहीं है, लगातार सरंगों, दो लगातार सरंगों या दो लगातार गरतों के बीच की दूरी कहलाती है वेवलेंथ। यानी कि दोनों पॉइंट सेम फेज वाले होने चाहिए, या दोनों क्रस्ट ही हो या दोनों ट्रफ ही हो, या ना हो कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच की दूरी वेवलेंथ नहीं बनेगी। भाई क्रस्ट ऊपर है ट्रफ नीचे, तो दोनों सेम फेज में तो है ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, तो सब लिखेंगे हम वेवलेंथ की डेफिनेशन, वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य। लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टर्फ्स is called wavelength. The distance between two consecutive crust or turfs is called wavelength. दो क्रमागत सरंगों या गरतों के बीच की दूरी, दो क्रमागत सरंगों या गरतों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। दो क्रमागत तरंगों या गरतों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। और बेटा इसका सिंबल होता है लैम्डा, ये ग्रीक लेटर से लिखते हैं लैम्डा से, उल्टे वाई के जैसा दिखता है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो वेवलेंथ है इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी, इसका एसआई मात्रक क्या बनेगा, तो वेवलेंथ की एसआई यूनिट बताओ क्या होगी। कुंदन भाई बताओ। टेम्परेचर का इफेक्ट भी पढ़ाएंगे तुम्हें, पहले इसका आंसर दो। जो बच्चे लिख रहे हैं मीटर उनका सही है, जो बेटा लिख रहा है इसमें एंगस्ट्रॉम उनका गलत है। देखो वेवलेंथ क्या है, दो सेम फेज वाले पॉइंट के बीच की दूरी, तो बेटा दूरी तो मीटर में नापते हैं, दूरी की ऐसा यूनिट मीटर होती है। हालांकि हम दूरी के लिए सेंटीमीटर किलोमीटर का भी यूज कर सकते हैं। आप वेवलेंथ को कई बार सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो, मिलीमीटर में लिख सकते हो। बहुत छोटी वेवलेंथ है जैसे कि प्रकाश की, लाइट की, तो एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हो। पर ऐसा यूनिट जो होती है वो मीटर है।
भाई लंबाई तो हम डे लाइफ में किलोमीटर में भी नापते हैं, लंबी दूरी है तो किलोमीटर में नाप लेते हैं, छोटी है तो सेंटीमीटर में नाप लेते हैं, पर ऐसा यूनिट तो मीटर होती है। टाइम को नॉर्मली हम घंटों में नाप रहे होते हैं, पर उसकी ऐसा यूनिट तो सेकंड है, तो इसकी ऐसा यूनिट मीटर है, ना कि शुभम भाई एंगस्ट्रोम। ठीक है। अच्छा, बाकी आप अदर यूनिट के तौर पर अन्य मात्रक जो है ऐसा यूनिट के अलावा अदर यूनिट्स में आप सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हैं, एंगस्ट्रोम भी यूज कर सकते हैं, नैनोमीटर भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। हम्म तो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति पाते हैं हम। तो फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हो रहा हो उसे आप फ्रीक्वेंसी कह दो। आपके सर के ऊपर एक पंखा घूम रहा है, ये पंखा अगर एक सेकंड में 2 चक्कर पूरे कर ले रहा है तो आप कह दो कि इस पंखे के रोटेशन की फ्रीक्वेंसी 2 है। आपके हाथ में एक मार्कर है, एक पेन है, वो एक सेकंड मान लो कि 4 बार वाइब्रेट कर रहा है, 4 कंपन पूरे कर ले रहा है एक सेकंड में, बोलो कि इसके कंपन करने की फ्रीक्वेंसी 4 है। तो प्रत्येक सेकंड कोई भी काम उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऐसे किसी मीडियम में जब वेव बनती है तो अगर वो ट्रांसवर्स वेव है तो उस मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे हिलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल में आगे पीछे हिलते हैं। तो एक सेकंड में जितनी बार पार्टिकल ऑसिलेट करे, एक सेकंड में जितने दोलन पूरे कर लेंगे उस वेव की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। भाई जैसे मान लो कि आपने तालाब में पत्थर फेंका, तो तालाब के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हुआ, तालाब का पानी ऊपर नीचे हिल रहा है, या रस्सी में आपने झटका मारा, रस्सी के पार्टिकल ऊपर नीचे हिल रहे हैं, तो एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन पूरे होंगे वो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कहलाएगी। यहां पर लिखेंगे द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, द नंबर ऑफ oscillations, the number of oscillations by the particles of medium, the number of oscillations by the particles of medium is called wave frequency। हिंदी में लिखेंगे माध्यम के कणों के द्वारा, माध्यम के कणों के द्वारा, माध्यम के कणों के द्वारा एक सेकंड में, माध्यम के कणों के द्वारा एक सेकंड में पूर्ण होने वाले, पूर्ण होने वाले, पूर्ण होने वाले दोलनों की संख्या, की संख्या, पूर्ण होने वाले दोलनों की संख्या तरंग की आवृत्ति कहलाती है। बेटा द नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय द पार्टिकल ऑफ मीडियम इन पर सेकंड, ये भाई लिखना भूल गया मैं, इन पर सेकंड, ये इंपोर्टेंट है, इज कॉल्ड वेव फ्रीक्वेंसी। माध्यम कणों के द्वारा एक सेकंड में पूर्ण होने वाले दोलनों की संख्या तरंग की आवृत्ति कहलाती है। बेटा फ्रीक्वेंसी जो है इसका सिंबल या तो आप एफ यूज कर लो या हम यूज करते हैं न्यू, तो ज्यादा स्टैंडर्ड न्यू होता है, पर हम सिंपल सा एफ यूज कर लेंगे, है ना। कई बार वो न्यू जो है वो जो आर्ट साइड वाले बच्चों ने कई बार अजीब सा लगता है, तो एफ फ्रीक्वेंसी के लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहता है वो। दूसरा फ्रीक्वेंसी की बेटा ऐसा यूनिट क्या होती है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्स, सिंबल है एच जेड। अब ये जो हर्ट्स है ये तो एक साइंटिस्ट के नाम पर है कि फ्रीक्वेंसी यूनिट हर्ट्स, अगर मेरे नाम पर रख दें कि फ्रीक्वेंसी यूनिट अंकुर, तो उसका मतलब भी तो पता होना चाहिए कि एक अंकुर का मतलब या एक राहुल का मतलब या एक कुंदन का मतलब क्या है। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी यूनिट है हर्ट्स, एक हर्ट्स का मतलब होता है पर सेकंड, यानी कि 1/सेकंड। भाई फ्रीक्वेंसी यूनिट तो बननी चाहिए 1/सेकंड, क्योंकि प्रत्येक सेकंड दोलनों की संख्या या ऑसिलेशन की संख्या कहलाती है फ्रीक्वेंसी। तो हमने पर सेकंड पहले यूज करते थे, फिर एक साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए हमने फ्रीक्वेंसी की यूनिट 1/सेकंड की जगह हम हर्ट्स लिखने लगे, तो हर्ट्स का मतलब होता है 1/सेकंड। ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था जिसका आपने सी और डी आंसर दोनों गलत बताए थे, है ना, ये क्वेश्चन पूछा था ना आपसे मैंने, तो इसी का ए और बी ऑप्शन देखो, बताओ इसमें ए और बी में से कौन से वाला ठीक है, कौन सा गलत है।
राजन, मनीषा, सुधीर, सुजाता, कुंदन, ललित, विजय, कुछ आंसर आ रहे हैं। तो उसने पहले में क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इन द वाइब्रेटिंग मीडियम पर मिनट। बेटा गलत हो गया। बेटा फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होती है कि प्रत्येक सेकंड, देखो जिस मीडियम में वेव बन रही है उस मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो प्रत्येक सेकंड कितने दोलन करेंगे, तो प्रत्येक सेकंड उसे लिखना चाहिए था यहाँ पे, उसने प्रति मिनट लिख दिया तो ये गलत हो गया। ये बी में लिखा इसने द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन ए वेव हैविंग द सेम फेज। तो बेटा सेम फेज वाले, समान कला वाले दो पॉइंट के जो बीच की दूरी होती है कहलाती है वेवलेंथ। मिनिमम का मतलब ये है कि दो सेम फेज वाले जो पॉइंट लेने हैं ना वो लगातार वाले लेने हैं। भाई मिनिमम ये तो बनेगा, सेम फेज में तो ये दोनों भी हैं, तो ये थोड़ी ना मिनिमम दूरी बनेगी, ये बनेगा। तो इसका आंसर बनेगा हमारा बी ऑप्शन। अच्छा दूसरी चीज, बेटा अगर आपसे पेपर में कह रहा है कि दो लगातार क्रस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है, क्रस्ट क्रस्ट है तो सेम फेज में है, तो दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी क्या होती है, तो हम बोलेंगे वेवलेंथ। लेकिन पेपर में अगर ये आ जाए कि लगातार क्रस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी, तो जल्दी आ जाए वेवलेंथ पर टिक मत लगा देना। लगातार दो क्रस्ट के बीच की दूरी नहीं कह रहा, क्रस्ट क्रस्ट नहीं सुन रहा आपको, क्या कह रहा है, क्रस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी। तो लगातार क्रस्ट और ट्रफ के जो बीच की दूरी बनेगी वो वेवलेंथ की हाफ बनेगी, या ट्रफ और क्रस्ट के बीच की दूरी क्या बनेगी, वेवलेंथ की हाफ। तो पेपर में देखना क्रस्ट क्रस्ट के बीच की दूरी लैम्डा, ट्रफ ट्रफ के बीच की दूरी लैम्डा, लेकिन क्रस्ट ट्रफ या ट्रफ क्रस्ट के जो बीच की दूरी होगी वो वेवलेंथ की हाफ आएगी। तो दो लगातार सरंगों या दो लगातार ग्रतों के बीच की दूरी होती है तरंग दैर्घ्य, लेकिन लगातार सरंग ग्रत या ग्रत सरंग के बीच की दूरी होती है वेवलेंथ की हाफ। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि दो लगातार सरंगों ग्रत के बीच की दूरी वेवलेंथ, सरंग ग्रत या ग्रत सरंग के बीच की दूरी वेवलेंथ का हाफ। बच्चे कह रहे सर आप बहुत ही ऑनेस्टली से सभी चैप्टर पढ़ाए हो, थैंक यू। जैसे साइंस 24 वाले बच्चे हैं, आपकी क्लास तो 80 से भी ज्यादा हो गई है। मैंने ज्यादातर देखा है खुद के अपने एक्सपीरियंस से भी, ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, शुरू के 10-15 क्लास बहुत बढ़िया आराम आराम से डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन जैसे क्लास आगे बढ़ने लगती है, अब पैसे लिए तो बहुत दिन हो गए बच्चों से, वो बाद में केवल फिर खिचड़ी पका रहे होते हैं, बस लास्ट में लगता है कि बच्चे को उड़ रहा है। आप हमारी पहली क्लास देखना और क्लास नंबर अगर 100 भी पढ़ा दी ना मैंने, 100 भी देखना, जितने आराम से ठहराव से आपको क्लास नंबर 1 दिखेगी, उतने ठहराव से क्लास नंबर 35 दिखेगी, उतने से 80 नंबर, उतने से 90। यहाँ जल्दबाजी करती ना तो बच्चों बल्कि वो डांट देते हैं, अगर कोई कहता ना कि कब खत्म होगा, तो उसे इरिटेटिंग लगता है मैं ये। क्योंकि जब आप ब्रांड बन जाते हो ना, जैसे हमारा कैरिविल का आप पता ही है, इस समय तो टॉप मोस्ट ब्रांड है इस फील्ड में, तो वही उसे फिर रखना भी होता है, क्योंकि हमें 4 दिन नहीं चमकना, तो हमारा काम यही है आराम से पढ़ो तसल्ली से, इसलिए बैच निकलते रहते हैं। अब ये नहीं कि तुम पेपर से 1.5 महीना पहले बैच खरीद लो और फिर मास्टर जी को आके परेशान करो, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। जब खत्म होना होगा तभी होगा, आपके पेपर से हमें कोई मतलब नहीं है कब हो रहा है, क्योंकि ये टारगेटेड बैच है। टारगेटेड बैच हो तो हम उसे टाइम से पहले खत्म करेंगे। अच्छा अब इसमें एक क्वेश्चन और देखेंगे आप, ये मैंने कल ही रात को पढ़ाया है, ये 2 क्वेश्चन यहां से उठा लेते हैं। आज की क्लास में नहीं है शायद, ये क्वेश्चन आपको करना है। इसने कहा है दिया गया चित्र एक लंबी डोरी के उस भाग को दर्शाता है जिसमें तरंगें उत्पन्न होती हैं, बिंदुओं का कौन सा युग्म एक ही चरण में है, सेम फेज में है। आपको बताना है कि कौन कौन से पॉइंट सेम फेज में है, क्या ए और ई सेम फेज में है, कि बी और जे सेम फेज में है, कि डी और जे सेम फेज में है, कि सी और जी। आपको क्या लग रहा है कौन सेम फेज में है? एक और आगे कह रहा जी टाइम हो गया। टाइम बेटा तूने देखा ही नहीं, क्लास आज 11 साढ़े 12 तक है, किसने कहा टाइम हो गया है? अरे टाइम नहीं हुआ बेटा, तेरा दिमाग जो है ना सुस्त पड़ गया है, घंटा पड़ गए, ये बोल अभी टाइम बहुत है, सैटरडे है, क्लास भी कम होंगी आज तो तुम्हारी। इसने कहा कि दिया गया चित्र एक लंबी डोरी के उस भाग को दर्शाता है जिसमें तरंग उत्पन्न होती है, बिंदुओं का कौन सा युग्म एक ही चरण में है। अब एक देखो बेटा, एक हिस्सा ऊपर वाला लिया, एक आपने नीचे वाला, ये यहाँ पे कंप्लीट आपका एक ऑसिलेशन है, ये कंप्लीट। तो सेम फेज देखने के लिए आपको करना क्या होता है,
एक पॉइंट बेटा आप इसमें से लोगे और एक लेंगे आप अगले ऑसिलेशन में से। तो अगर आप यहां पे देखेंगे कि जो पॉइंट ए है, यहां पे बेटा यहां से वेव स्टार्ट हुई, ये वेव पूरी कंप्लीट हो गई, अब यहां से स्टार्ट हो रही है, तो ये ए और ई आई जो है ना ये सेम फेज में है। ए और ई सेम फेज में नहीं कि तुम सोचो सर ये भी यहां पे देखो, यहां से तो बेटा वेव ऊपर की तरफ को जा रही है और ई से तो नीचे की तरफ को उठ रही है, ये सेम फेज में नहीं है। और वैसे भी आपको एक ही ऑसिलेशन में दोनों पॉइंट नहीं पकड़ने, एक अगर आपको इस वाले ऑसिलेशन में से आपने एक पॉइंट लिया है तो अगला पॉइंट इस वाले पार्ट में से होना चाहिए। अगर आप ऐसे यहां पे देखो, जैसे यहां पे लिख रखा है इन्होंने, ये तो आंसर मेरा नहीं है। अब यहां देखो, ये बेटा आपने लिया बी, है ना, यहां से बी, तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। यहां से वेव स्टार्ट हुई थी, ए से ऊपर आया बी, यहां आई से ऊपर आया जे, तो ये बी और जे सेम फेज में है। तो यहां से बी से भी हम ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, जे से भी ऊपर की तरफ को जा रहे हैं। बी इस वाले पार्ट से एक पॉइंट है, ये अगले वाले से, बिल्कुल ठीक है, बी और जे सेम फेज में है। ये सी बिल्कुल बेटा टॉप पर है, सी के साथ सेम फेज में है। ये सी से नीचे की तरफ को आए डी, यहां से के से नीचे को आए एल, डी और एल सेम फेज में है। यहां पे ये ई और एम सेम फेज में है, तो हमारा आंसर है बी और जे सेम फेज में आएंगे। डी और जे सेम फेज में नहीं, कभी तुम इन दोनों कर दो, यहां से वेव नीचे की तरफ गिर रही है और जे से तो ऊपर की तरफ उठ रही है। सी और जी ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल ऊपर है बिल्कुल नीचे। तो इसका आंसर जिस बच्चे ने बी बताया उसका ठीक है। ये कल मैं जो आपको रात को क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं उसमें क्वेश्चन कराया है ना। ये बच्चों को ना, जैसे आपका भी सब सिलेबस जब खत्म हो जाएगा तो आप लोग भी जैसे यूट्यूब पर हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे उस पर आते रहना, तो जो क्वेश्चन अभी आप क्लास में कर रहे हो वहां पे भी आपके फिर बीच बीच में वो प्रैक्टिस होती रहती है ना, ठीक रहता है माहौल। एक एक क्वेश्चन करो। मनीषा, कुंदन, इंदु, सुधीर, विजय, ललित, इसने कहा है किस प्रकार के तरंगों में कंपन तरंग की गति की दिशा के समानांतर होते हैं। इन विच टाइप ऑफ वेव डू वाइब्रेशन मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मूवमेंट। तो बेटा आपको पता है कौन सी होती है, वो लॉन्गिट्यूडनल है ना, लॉन्गिट्यूडनल। मोनू भाई टाइम से आया करो क्लास में। ये जय हिंद जो है ना, ये 11 बजे क्लास में, 11 बजे अच्छा लगता है, 11 की क्लास में 12:05 पे नहीं ठीक लगता है। इससे लगता है कि सीरियसनेस नहीं है, लग रहा है केवल क्लास में मास्टर जी सीरियस हैं, बच्चे जो है वो कम सीरियस है, मास्टर ज्यादा सीरियस है। सिलेक्शन भाई आपको लेना, मास्टर को नहीं लेना है। मास्टर का सिलेक्शन भी हो रखा है गवर्नमेंट जॉब में भी, और मास्टर आपको पढ़ा भी रहा है, तो मास्टर से कंपेयर मत करो, अपने आप सीरियस हो तुम। अगला लिखेंगे हम टाइम पीरियड आवर्तकाल। टाइम पीरियड आवर्तकाल, ठीक है। देखो टाइम पीरियड बेटा क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हो फ्रीक्वेंसी है। आपके हाथ में एक पेन है, अगर वो पेन 1 सेकंड में 3 बार वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3 होगी। अब मुझे एक बताओ कि 1 सेकंड में उसने 3 कंपन किए, 3 वाइब्रेशन किए, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 3। लेकिन एक वाइब्रेशन में कितना समय लगा होगा, 1 सेकंड में 3 वाइब्रेशन हुए हैं, तो एक वाइब्रेशन को लगे होंगे 1/3 सेकंड। तो प्रत्येक वाइब्रेशन में, प्रत्येक ऑसिलेशन में, प्रत्येक कंपन में जो समय लगता है उसे बेटा हम टाइम पीरियड आवर्तकाल कहते हैं। यानी 1 सेकंड में अगर आप मान लो कि 5 रसगुल्ले खा जाते हो तो आपके रसगुल्ले खाने की फ्रीक्वेंसी है 5। प्रत्येक सेकंड आप जो भी काम कर रहे हो फ्रीक्वेंसी है, 1 सेकंड में 5 रसगुल्ले खाए तो रसगुल्ले खाने की फ्रीक्वेंसी 5। पर एक रसगुल्ला खाने में कितना टाइम लगा होगा, 1/5 सेकंड। तो टाइम पीरियड होता है कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन होंगे वो फ्रीक्वेंसी है, पर एक ऑसिलेशन को होने में जो समय लगेगा वो टाइम पीरियड आवर्तकाल है। तो यहां पर लिखेंगे टाइम पीरियड में द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, the number of oscillations, अरे नंबर ऑफ ऑसिलेशन तो पर सेकंड फ्रीक्वेंसी होता है। द टाइम टेकन, द टाइम टेकन, द टाइम टेकन, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन oscillation, the time taken to complete one oscillation by the particles of a medium is called
टाइम पीरियड ऑफ वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ वेव। हिंदी में लिखेंगे, हिंदी के अंदर लिखेंगे माध्यम के कणों के द्वारा, माध्यम के कणों के द्वारा, माध्यम के कणों के द्वारा एक दोलन पूर्ण होने में, माध्यम के कणों के द्वारा एक दोलन पूर्ण होने में लगने वाला समय तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, तो बेटा टाइम पीरियड जो है एक दोलन को पूर्ण होने में लगने वाला समय, और टाइम पीरियड बेटा किसका फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम पीरियड क्या आएगा 1 फ्रीक्वेंसी के बराबर। कैसे भाई, अभी आपको मैंने क्या बताया कि 1 सेकंड में आप 5 रसगुल्ले खाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी तो आपकी 5 हो गई, 1 सेकंड 5 रसगुल्ले खाए, पर एक रसगुल्ला खाने में कितना समय लग रहा है 1/5, यानी अगर फ्रीक्वेंसी 5 है तो टाइम पीरियड 1/5 है, तो टाइम पीरियड होता है 1/f के बराबर। अगर आपको वेव की फ्रीक्वेंसी पता तो उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t, तो टाइम पीरियड पता तो फ्रीक्वेंसी निकाल लो। ये रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के व्युत क्रम में है, और टाइम पीरियड की ऐसा यूनिट क्या बनेगी, तो टाइम है तो इसकी ऐसा यूनिट बनेगी सेकंड, सिंबल होता है सेकंड का एस। तो हमें क्या क्या पता चल गया कि किसी वेव में, किसी तरंग में दो लगातार वाले सेम फेज के पॉइंट के बीच की दूरी वेवलेंथ होती है, 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन होंगे फ्रीक्वेंसी है, एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड है। ठीक है, अच्छा अभी इससे क्वेश्चन चलो आपसे पूछ लेते हैं। जब हमने इस यहाँ पे ये करो, करो ऐसा भी। इसने कहा थी कंपन करने वाली वस्तु का समय अंतराल। बेटा समय अंतराल का मतलब है टाइम इंटरवल का मतलब वही है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना दे रखा है 0.04 सेकंड। तो कह रहा है कि तरंग की आवृत्ति बताइए। तो बेटा फ्रीक्वेंसी मैंने अभी बताया कि क्या होती है 1/t के बराबर, टी की वैल्यू है 0.04, तो सोल्व करेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा, 25 हर्ट्स, है ना। तो ऐसा आप निकाल सकते हैं। एक चीज देगा दूसरी पूछ लेगा। ललित, कुंदन, मनीषा, सुजाता, सुधीर, रामपाल, बहुत बढ़िया, लाइन से सबके आंसर ठीक है इस क्वेश्चन के। अच्छा अब लिखेंगे स्पीड ऑफ ए वेव, तरंग की चाल। ये बेटा आपकी वेव है, ये हमारा यहां से लेकर यहां तक एक कंप्लीट ऑसिलेशन है ये। तो बेटा ये दूरी कितनी होती है वेवलेंथ लैम्डा के बराबर। ठीक है, तो बेटा स्पीड का फॉर्मूला आप सभी को पता है। स्पीड को अगर मैं लिखूं v से, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय।
अब यहाँ पे एक चीज देखना कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, एक कंप्लीट दोलन में टोटल डिस्टेंस कितनी चली जा रही है बेटा, वेवलेंथ के बराबर। और एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसमें क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो किसी वेव की जो स्पीड होती है लैम्डा बाई टी, यानी कि अगर हम वेवलेंथ को टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे, अगर हम तरंग धैर्य को आवर्तकाल से विभाजित कर देंगे तो वेव की स्पीड आ जाएगी। तो किसी वेव की स्पीड क्या होती है, स्पीड का फॉर्मूला बेसिक सा क्या है, दूरी बटे समय। तो एक ऑसिलेशन में कितनी दूरी तय की जा रही है, वेवलेंथ तरंग धैर्य के बराबर। और इस दूरी को तय करने में जो समय लगेगा वो एक ऑसिलेशन का समय क्या कहलाता है, टाइम पीरियड, आवर्तकाल कहलाता है। तो वेवलेंथ को अगर हम टाइम पीरियड से विभाजित कर दें, अगर हम तरंग धैर्य को समय से डिवाइड कर दें तो वेव की स्पीड बन जाएगी। और अभी हमें पता है कि 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। यहाँ पे पढ़ा ना भी हमने कि एफ इजगल टू क्या होता है 1/t, या टी इजगल टू क्या होता है 1/f। तो अगर मैं इसे 1/t की जगह एफ लिख दूंगा तो बन जाएगा v इजगल टू एफ लैम्डा। तो किसी वेव की स्पीड का बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमारे बड़े काम आएगा न्यूमेरिकल करने में। तो किसी तरंग की अगर आपको स्पीड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है v इजगल टू एफ लैम्डा। और ये v इजगल टू एफ लैम्डा आता कहां से है, बिल्कुल स्पीड के बेसिक डेरिवेशन से आता है कि स्पीड होती है दूरी बटे समय। एक ऑसिलेशन में हम चलते तरंग धैर्य के बराबर दूरी, और एक ऑसिलेशन का टाइम होता है टाइम पीरियड टी के बराबर, 1/t को हम लिख सकते हैं एफ। तो v इजगल टू एफ लैम्डा बन गया, ठीक है। और वेव की जो स्पीड है इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो वेव की जो स्पीड है होती है मीटर पर सेकंड के बराबर, ठीक है। जैसे यहां से क्वेश्चन आपके यहां पे आ गया था पेपर में, ये करना। सुधीर, विजय, सुजाता, रंजन, कुंदन कुछ दे रहे हैं। देखो इसने कहा कि फॉर ए वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। बेटा वेवलेंथ को हम टाइम पीरियड से भाग करेंगे तो क्या आएगा, आपको पता है कि 1/t होता है एफ। तो v इजकल टू एफ लैम्डा हो गया वेव की स्पीड। तो वेव एक सीधी रेखा में चलती है, तो चाहे स्पीड का हो चाहे वेलोसिटी का हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर हमारा बनेगा बी ऑप्शन। तो वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, आवर्तकाल से विभाजित तरंग धैर्य। तो हम तरंग धैर्य को आवर्तकाल से विभाजित कर देंगे तो लैम्डा बाई टी किसका फॉर्मूला, वेव की स्पीड का। स्पीड वेलोसिटी कुछ भी कह सकते हैं अगर आप कोई चीज सीधी रेखा में चल रही हो, है ना। तो वेव एक सीधी रेखा में चलती है, तो स्पीड का हो वेलोसिटी का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लास्ट लिखेंगे बेटा हम इसमें एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव, तरंग का आयाम। देखो ये जितनी बातें मैं आपको लिखवा रहा हूं, जैसे वेवलेंथ लिखवाया मैंने आपको, फ्रीक्वेंसी लिखवाया, टाइम पीरियड, अब लिखवा रहा हूं तरंग का आयाम। तो जितनी मैं बातें आपको लिखवा रहा हूं ये सब बेटा वेव की कहलाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तरंग की विशेषताएं। अगर किसी तरंग को समझना है तो आपको पता होना चाहिए कि जब वो तरंग किसी मीडियम में चल रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मीडियम के पार्टिकल कितनी बार ऑसिलेट कर रहे हैं एक सेकंड में, उस वेव की स्पीड क्या है, उस वेव की वेवलेंथ क्या है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। वेव को समझने के लिए बातें हमें पता होनी चाहिए। बेटा देखो एम्पलीट्यूड क्या है, जैसे मान लो कि आपसे मैंने कहा कि जब किसी मीडियम में वेव बनेगी तो उस मीडियम के पार्टिकल ऊपर जाएंगे 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 हाइट तक ऊपर जाएंगे, फिर वापस वहीं, फिर नीचे जाएंगे वापस वहीं। तो मैक्सिमम कितना ऊपर तक पार्टिकल जा रहे हैं या मैक्सिमम कितना नीचे तक जा रहे हैं, इनका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो उस वेव का एम्पलीट्यूड आयाम कहलाता है। तो जिस वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा यानी उसके पार्टिकल बहुत ऊपर नीचे तक जा रहे होंगे, जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा उसके ऊपर नीचे जा रहे होंगे, कम ऊपर नीचे जा रहे होंगे। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव। तो माध्यम के कणों का उनकी माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन कि अधिकतम कितना ऊपर या नीचे जा रहे हैं वो तरंग का आयाम कहलाता है। तो लिखेंगे द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
of the maximum displacement of the particles of medium, the maximum displacement of the particles of medium from their mean position, the maximum displacement of the particles of medium from their mean position is called amplitude of wave. अंदर हम लिखेंगे माध्यम के कणों का उनकी माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन तरंग का आयाम कहलाता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो कहलाएगा एम्पलीट्यूड। तो ये जो है ये वेव का एम्पलीट्यूड है कि मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसकी माध्यावस्था से, वो कहलाएगा एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ए, कैपिटल ए भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल ए भी, ठीक है। और यूनिट क्या यूज करेंगे इसके लिए, हम डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो मीटर, ठीक है। तो हमारे पास ये वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं। अगली क्लास में हम इसमें और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए हम यहाँ तक रख रहे हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। तो आज हमने स्टार्ट किया वेव से। वेव को हमने दो कैटेगरी हमें पढ़नी है, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। तो हमने बताया पहले मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं। ये दो टाइप की होती है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स का मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या, हमने ये पढ़ा। और उसके बाद हमने फिर क्या किया, वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हमने कुछ क्लास में आज। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे मंडे को, है ना। कल तो संडे को तो ऑफ रहेगा, संडे को पूरा ऑफिस ही बंद रहता है तो कोई क्लास लगी नहीं सकती चाहकर भी, है ना। तो हम मिलेंगे मंडे को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।